अफ्रीका के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती है जिसने हजारों साल से इंसानों को जीवन भी दिया है और खतरे भी। ये नदी रेगिस्तान के बीच से गुजरती है, ऐसे इलाकों को पानी देती है जहां दूर दूर तक बारिश बहुत कम होती है और फिर भी इसके आसपास दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक जन्म लेती है। इसका नाम है नील नदी। लगभग 6,650 किलोमीटर लंबी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में गिनी जाती है और इसका विशाल बेसिन कई देशों तक फैला हुआ है। लेकिन नील सिर्फ एक नदी नहीं है, इसके पीछे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इंसान सदियों तक खोजता रहा। इसका पानी आखिर आता कहां से है? इतनी विशाल नदी एक सूखे रेगिस्तान को पार करके समुद्र तक कैसे पहुंचती है? और क्यों हजारों साल पहले रहने वाले लोग इसे सिर्फ नदी नहीं बल्कि जीवन का स्रोत मानते थे? नील नदी की कहानी समझने के लिए हमें इसके अंतिम हिस्से से नहीं बल्कि इसके स्रोतों से शुरुआत करनी होगी। नील की दो प्रमुख धाराएं हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील का मुख्य स्रोत लेक विक्टोरिया क्षेत्र से जुड़ा है, जबकि ब्लू नील इथोपिया के लेक ताना क्षेत्र से निकलती है। दोनों धाराएं सूडान की राजधानी खार्टूम के पास मिलती हैं और इसके बाद एक बड़ी नदी के रूप में उत्तर की ओर बहती हुई इजिप्ट में एंटर करती हैं। यहीं से नील की सबसे अद्भुत यात्रा शुरू होती है। सोचिए, आपके चारों तरफ विशाल सहारा डेजर्ट फैला हुआ है, आसमान साफ है, जमीन सूखी है और कई जगहों पर बारिश बेहद कम होती है। ऐसे वातावरण में एक विशाल नदी का लगातार बहते रहना अपने आप में असाधारण लगता है। लेकिन नील इसी रेगिस्तान को काटते हुए आगे बढ़ती है। इजिप्ट में नदी के दोनों तरफ की जमीन और दूर तक फैले सूखे इलाके के बीच एक साफ अंतर दिखाई देता है। जहां नदी पहुंचती है वहीं खेती संभव होती है, जहां उसका पानी नहीं पहुंचता वहां रेगिस्तान अपना कब्जा बनाए रखता है। प्राचीन इजिप्ट की सभ्यता इसी कारण नील के आसपास विकसित हुई। प्राचीन इजिप्ट में नील का एनुअल फ्लड साइकिल खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। बाढ़ के दौरान नदी अपने साथ मिट्टी और न्यूट्रिएंट्स लेकर आती थी जो आसपास की जमीन को खेती के लिए उपजाऊ बनाते थे। इस प्राकृतिक साइकिल ने हजारों साल तक किसानों को गेहूं, जौ और दूसरी फसलें उगाने में हेल्प की। इसलिए प्राचीन इजिप्शियंस के लिए नील सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, उनकी खेती, भोजन, ट्रांसपोर्ट और पूरे समाज का जीवन इससे जुड़ा हुआ था। लेकिन नील की कहानी में एक रहस्य लंबे समय तक बना रहा। प्राचीन दुनिया के लोगों को पता था कि नदी इजिप्ट से होकर उत्तर की ओर बहती है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता था कि इसका पानी आखिर आता कहां से है। वो जानते थे कि इजिप्ट के आसपास का इलाका बहुत सूखा है, फिर भी नील लगातार पानी से भरी रहती है। नदी का सोर्स सदियों तक एक्सप्लोरर्स और जियोग्राफर्स के लिए एक बड़ा सवाल बना रहा। इस मिस्ट्री को और दिलचस्प बनाती है इसकी दो बड़ी धाराओं की अलग अलग प्रकृति। व्हाइट नील का फ्लो ब्लू नील की तुलना में ज्यादा स्टडी रहता है, क्योंकि लेक विक्टोरिया और अपस्ट्रीम वेटलैंड्स पानी के फ्लो को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ ब्लू नील इथोपियन हाईलैंड्स की सीजनल रेनफॉल से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। जब इथोपिया में बारिश का मौसम आता है तो ब्लू नील में पानी की मात्रा काफी बढ़ सकती है। यही पानी आगे सूडान और इजिप्ट की तरफ पहुंचता है। नील की यात्रा में सूडान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ नदी का रास्ता कई जगहों पर कठिन और चट्टानी हो जाता है। सूडान और सदर्न इजिप्ट के बीच नील के रास्ते में कई प्रसिद्ध कैटरैक्ट्स हैं, जहाँ चट्टानों और उथले पानी के कारण नेविगेशन मुश्किल हो जाता था। ये सामान्य वाटरफॉल जैसे नहीं होते, बल्कि ऐसे हिस्से होते हैं जहां चट्टानों और उथले पानी के कारण नदी का बहाव तेज और कठिन हो जाता है। प्राचीन समय में इन क्षेत्रों ने बोट्स और ट्रेड रूट्स के लिए बड़ी चुनौती पैदा की। फिर नदी इजिप्ट में एंटर करती है और उसका रास्ता बदलने लगता है। यहाँ नील धीरे धीरे एक बड़े फर्टाइल वैली से होकर गुजरती है। कायरो के उत्तर में पहुंचने के बाद नदी कई शाखाओं में बढ़ती है और मेडिटेरेनियन सी की ओर फैल जाती है। ये क्षेत्र नील डेल्टा कहलाता है। ऊपर से देखने पर यह हिस्सा एक त्रिकोण जैसा दिखाई देता है और हजारों वर्षों से ये इजिप्ट के सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल रीजन्स में से एक रहा है। लेकिन नील हमेशा शांत और सुरक्षित नहीं रही। पुराने समय में नदी के फ्लड का स्तर बहुत ज्यादा होने पर खेत, घर और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता था। अगर पानी बहुत कम आता तो खेती प्रभावित होती और फूड शॉर्टेज का खतरा बढ़ जाता। यानी नदी की बाढ़ जीवन भी दे सकती थी और संकट भी पैदा कर सकती थी। प्राचीन इजिप्शियंस को इसी नेचुरल साइकिल के साथ तालमेल बनाकर रहना पड़ा।
आज ये स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। इजिप्ट में नील के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए बड़े डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है अस्वान हाई डैम। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ और इसने नील के पानी को नियंत्रित करने, फ्लड मैनेजमेंट और इरिगेशन में बड़ी भूमिका निभाई। इसके पीछे लेक नसेर नाम का विशाल रिजर्वॉयर बना जो नदी के पानी को स्टोर करता है। इस इंजीनियरिंग ने इजिप्ट को नदी के सीजनल फ्लड्स पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नियंत्रण दिया, लेकिन इसके साथ कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी आए। पहले फ्लड के साथ जो फर्टाइल सेडिमेंट खेतों तक पहुंचता था, उसका बड़ा हिस्सा डैम के पीछे रुकने लगा। इसलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और दूसरी तकनीकों का महत्व बढ़ा। नील का महत्व सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। आज भी लाखों लोग इसके बेसिन पर निर्भर हैं। पीने का पानी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन और उद्योग, कई एक्टिविटीज किसी न किसी रूप में नाइल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। खासकर इजिप्ट जैसे देश में जहां अधिकांश भूमि डेजर्ट है, नदी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन यही डिपेंडेंस एक बड़ी चुनौती भी पैदा करती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है और सिटीज फैलती हैं, पानी की डिमांड भी बढ़ती है। नील का पानी कई देशों के बीच शेयर्ड रिसोर्स है, इसलिए इसके उपयोग को लेकर राजनीतिक और आर्थिक इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। इथोपिया में ब्लू नील पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम यानी GERD का निर्माण इसी ब्रॉडर वाटर पॉलिटिक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इथोपिया के लिए ये हाइड्रो पावर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है, जबकि डाउन स्ट्रीम कंट्रीज इजिप्ट और सूडान नील के फ्लो और वाटर मैनेजमेंट को लेकर अपनी चिंताएं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नील हर जगह किसी युद्ध का कारण बन रही है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि एक नदी कितनी बड़ी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस रख सकती है। जब करोड़ों लोगों की जिंदगी एक शेयर्ड वाटर सिस्टम पर निर्भर हो, तो नदी सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर नहीं रहती, वो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा विषय बन जाती है। और नील के खतरों की बात करें तो यहाँ एक और दुनिया दिखाई देती है। नदी और उसके आसपास क्रोकोडाइल्स, हिप्पोपोटामस और कई तरह के एक्वाटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। विशेष रूप से नील क्रोकोडाइल एक शक्तिशाली प्रेडेटर है। ये इंसानों के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लोग नदी के बिल्कुल करीब रहते हैं। इसी तरह हिप्पोपोटामस देखने में शांत लग सकता है, लेकिन टेरिटोरियल होने पर यह बेहद खतरनाक भी हो सकता है। फिर भी नील की सबसे बड़ी ताकत शायद उसके जीव नहीं, बल्कि उसकी लंबी यात्रा है। ये नदी अलग अलग क्लाइमेट्स और लैंडस्केप्स को जोड़ती हुई आगे बढ़ती है। इसके बेसिन में ट्रॉपिकल रीजन्स भी हैं, वेटलैंड्स भी, हाईलैंड्स भी और विशाल डेजर्ट भी। एक ही रिवर सिस्टम में इतनी अलग अलग भौगोलिक दुनिया का मिलना इसे असाधारण बनाता है। प्राचीन इजिप्शियंस के लिए नील जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा जैसी थी। नदी के आसपास जीवन था, जबकि उससे कुछ दूरी पर सहारा की कठोर दुनिया शुरू हो जाती थी। यही कारण है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का इतिहास उसकी एग्रीकल्चर, सेटलमेंट्स और माइथोलॉजी तक नील से गहराई से जुड़ी हुई थी। नदी के सीजनल साइकिल ने उनके कैलेंडर और खेती के तरीकों को भी प्रभावित किया। आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और मॉडर्न जियोग्राफी ने नील के सोर्सेज और उसके पूरे बेसिन को समझना काफी आसान बना दिया है। फिर भी नदी की विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हुई। अब मिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि नील कहाँ से आती है, सवाल ये भी है कि भविष्य में ये नदी बढ़ती पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और बढ़ती वाटर डिमांड के बीच कितने लोगों को सस्टेन कर पाएगी। क्लाइमेट चेंज के कारण रेनफॉल पैटर्न्स और इवेपोरेशन में बदलाव हो सकते हैं, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ वाटर डिमांड को बढ़ाती रहेगी। नील बेसिन में रहने वाले देशों के लिए इसलिए सबसे बड़ा चैलेंज केवल पानी प्राप्त करना नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना है। और यही नील नदी की सबसे बड़ी कहानी है। हजारों साल पहले इस नदी ने एक सिविलाइजेशन को जन्म लेने में मदद की। आज वही नदी मॉडर्न सिटीज, फार्म्स, इंडस्ट्रीज और करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा कर रही है। इसके रास्ते में कहीं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, कहीं रॉकी लैंडस्केप्स और फिर वही पानी हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंचता है जहां उसके बिना जीवन की कल्पना करना बेहद मुश्किल है। नील हमें ये भी दिखाती है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना जटिल है। इंसान ने नदी को समझने की कोशिश की, उसके फ्लड को नियंत्रित करने के लिए डैम्स बनाए, पानी को फार्म्स तक पहुंचाया और उसके किनारे विशाल सिटीज खड़ी कर दी। लेकिन इसके बावजूद इंसान आज भी पूरी तरह नदी पर नियंत्रण नहीं रखता। बारिश कहाँ होगी, कितनी होगी, पानी कितनी तेजी से नीचे आएगा और आने वाले दशकों में क्लाइमेट कैसे बदलेगा,
इन सवालों के जवाब पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। शायद इसी वजह से नील नदी आज भी इतनी रहस्यमय लगती है। ये सिर्फ एक लंबी नदी नहीं, बल्कि अफ्रीका के कई लैंडस्केप्स, संस्कृतियों और देशों को जोड़ने वाली एक विशाल प्राकृतिक सिस्टम है। इसका पानी पहाड़ों और झीलों से निकलता है, अलग अलग देशों से गुजरता है, रेगिस्तान को जीवन देता है और आखिर में मेडिटेरेनियन सी में मिल जाता है। जब आप इजिप्ट के नक्शे को देखते हैं तो एक तरफ विशाल सहारा दिखाई देता है और उसके बीच एक पतली हरी पट्टी। वही हरी पट्टी हजारों वर्षों से इंसानों के लिए जीवन की जगह बनी हुई है। उसके बीच से बहती नील नदी ये याद दिलाती है कि कभी कभी पूरी सिविलाइजेशन को जीवित रखने के लिए प्रकृति की सिर्फ एक नदी ही काफी होती है। लेकिन उस नदी को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर नील कमजोर होती है तो उसका असर सिर्फ पानी पर नहीं पड़ेगा। इसका असर खेतों, शहरों, भोजन, अर्थव्यवस्था और उन करोड़ों लोगों पर पड़ेगा जिनका जीवन इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए नील की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये भविष्य की भी कहानी है। एक ऐसी नदी की कहानी जिसने रेगिस्तान में जीवन पैदा किया, जिसने एक महान सिविलाइजेशन को पनपते देखा और आज भी अफ्रीका के एक विशाल हिस्से को जोड़कर रखे हुए है। शायद यही कारण है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी नील नदी सिर्फ दुनिया की महान नदियों में से एक नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।